प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखे थे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक, बताइए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश कैसे चलती है? सरल माध्यम में। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यही देखे थे हम लोग। प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताइए कितना होता है? अच्छा, प्रकाश की चाल जल में कितना होता है? जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना होता है प्रकाश की चाल? 1.5 × 10⁵ 8 की 5 8, ठीक है। हीरा में हाँ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हीरा में कितना होता है? हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही होता है। ठीक है। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। बोलते काहे नहीं भाई? काफी काहे नहीं खुले हैं? नहीं याद है तो देख के बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है। अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कुछ उदाहरण बताइए। सभी वस्तुएं, ठीक है। चंद्रमा का ऐसा प्रकाश स्रोत है अदीप्त। अदीप्त किस प्रकार? प्राकृतिक या कृत्रिम? प्राकृतिक है ना। ठीक है। उसके बाद प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के देखे थे हम लोग? कौन कौन सा? पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। पारदर्शक माध्यम में कौन सा होता है? ठीक है। मतलब प्रकाश उसमें कुछ गुजर सकते हैं जिससे आर पार सारी वस्तुएं दिखाई दे। अर्ध पारदर्शक या पारभाषक किसको कहते हैं? केवल कुछ मात्रा जाए जिससे धुंधला धुंधला चीजें क्या हो? दिखाई दे। जैसे में और अशुद्ध जल। ठीक है। अपारदर्शी माध्यम में आर पार प्रकाश नहीं जाता है। ठीक। प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखे थे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में हमने कुछ बिंदु देखे थे। जैसे आपतित किरण किसको कहते हैं? जब किसी समतल के तरफ या चमकदार सतह के तरफ कोई किरण आती है उसे कौन सा किरण कहते हैं? और समतल से टकराने के बाद चली जाती है। आपतित किरण समतल पे जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु से एक लंब खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही माध्यम में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ तक हो गया था क्या? यस सर। फिर अगला हेडिंग हम लोग डाले थे समतल दर्पण। क्या डाले थे? समतल दर्पण। ठीक। तो समतल दर्पण किसको कहेंगे? मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक शीशा है। क्या है? शीशा है, आईना है। क्या है? एक शीशा है। ये पूरा का पूरा प्लेन है, समतल है। इसे हम लोग कहेंगे समतल शीशा। समतल दर्पण कहेंगे क्या? दर्पण कब होता है? जब उसमें किसी का फोटो दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो समतल शीशा को दर्पण बनाने के लिए इसके पीछे हम लोग कलर बना देते हैं और इस कलर करने को क्या कहते हैं? कलर। तो समतल दर्पण बनता किससे है? तो किसी समतल शीशा को लीजिए और उसके पीछे क्या कर दीजिए? कुछ पोत दीजिए, जैसे भर मुँहे पोतते हैं। उसके बाद प्रकाश जो है वो इधर से उधर नहीं जा पाएगा, प्रकाश यहाँ आएगा, टकरा के वापस जाएगा। इसका मतलब परावर्तन हो रहा है। अब इसका यह किसी का चित्र अपने अंदर बना सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं।
मामला ये उठता है कि इसमें पूर्णते का है फेयर लवली कि फेयर लवली बोरो प्लस कई तरह का होता है बोरो प्लस फेयर हैंडसम भी लगा, ठीक है। देखिए इस शीशे के पीछे जो कलई किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड का हम लोग क्या कहते हैं, कलई करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहता है शीशा निर्माण में कलई किसका किया जाता है, लाल ऑक्साइड का। अब शीशा देखे घर पे फूट जाता है, जब प्लास्टिक में से निकालते हैं तो पीछे लाल लाल दिखता है, दिखता है। अच्छा कौन कौन का उज्जर भी दिखता होगा, दिखता है सफेद 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 दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चांदी का लेप, सिल्वर ऑक्साइड। उसको क्या कहते हैं, चांदी का लेप, या उसी को कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो शीशा बनाने के लिए कलई किसका किसका किया जाता है, ऐसे फोटो बनाइए, ऐसे पीछे बगलिया में लिखते रहिए, लिख लीजिए फटाफट लिखिए। सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर नाइट्रेट है ना, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट लगा, नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट कर लीजिएगा AgNO3। इसको लाल ऑक्साइड को Fe2O3, दोनों का फार्मूला भी पूछ सकता है आपसे, Fe2O3 AgNO3, जिसे हम लोग चांदी का क्या कहते हैं, लेप कहते हैं। मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अगला हेडिंग है, अब समतल दर्पण समझ में आ गया। समतल दर्पण क्या है, एक शीशा लिया, शीशे के पीछे क्या कर दिया, कलई कर दिया, और कलई करने के बाद हमने कलई किससे किया, तो कलई किया लाल ऑक्साइड से, या उसे कहीं कहीं सफ़ेद दिखता है तो चांदी का लेप कहते हैं, जिसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला AgNO3, और लाल ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3। बोलिए याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए। कहता है किसी शीशे को दर्पण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका लेप लगाया जाता है, किसका लेप लगाया जाता है? ऑप्शन में लाल ऑक्साइड में लिखा, फार्मूला लिखा है, फार्मूला बताइए। लाल ऑक्साइड का फार्मूला बताइए, Fe3O3। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला AgNO3। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत? अगला है क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या क्वेश्चन बनता है? अगला लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण। अब इसके गुण क्या होते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण कैसे होता है? देखें, हो गया, फिगर बनाया है ना, ये हम हैं या हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रकाश यहाँ से गुजरेगा, इधर से जाएगा, और जब इस पे प्रकाश टकराएगा तो कहीं न कहीं ऐसे निकल जाएगा। इसके पैर से भी प्रकाश जाएगा, टकराएगा, कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, निकल आएगा। जब हम इसको ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों रेखाएं कहीं एक दूसरे को काटते हैं। ये जो जैसा प्रतिबिंब है, ऐसा ही प्रतिबिंब दूसरे साइड में क्या होता है, बन जाता है। ठीक, कैसा बनता है, ध्यान रखना है, समझना है। देखिए, प्रकाश इधर से गया, वापस आ गया, क्या इधर प्रकाश जा रहा है, जा रहा है क्या प्रकाश, इधर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये प्रकाश जो ऐसे निकल रहा है, तो जैसे लग रहा होगा कि इधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, इससे लग रहा है ना, इधर से आ रहा है,
ये प्रकाश इधर आता हुआ महसूस होता है। ऐसे इसको देखें, प्रकाश इधर गया, टकराने के बाद क्या हुआ, इधर आया। अब यह इधर आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रकाश इधर से ऐसे चली होगी, इधर आ रही है, इधर से चली होगी, इधर आ रही है, तो इधर क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, चल रहा है। वैसे ही यह प्रतिबिंब इधर महसूस होता है। क्या होता है, महसूस होता है। और जब कोई प्रतिबिंब महसूस होता है उसे हम लोग कहते हैं आभासीय प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, आभासी। देखने में कैसा है, हमारा मुड़िया ऊपर है कि नीचे, मतलब यहाँ सीधा है तो यहाँ भी कैसा है, सीधा है। दूसरा इसका गुण क्या होता है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, सीधा होता है। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। आईना के सामने कभी खड़ा हुए हैं, बाल झाड़े हैं, तो बरवा झाड़ते हैं दाहिना हाथे से तो लगता है, लगा है ऐसा, महसूस किया है, नहीं महसूस किया है तो जा करके शीशा के सामने खड़े हो जाइएगा, दाहिने हाथ से कान पकड़िएगा, जैसे लगेगा कि हम किस हाथ से पकड़े हैं, बाएं हाथ से पकड़े हैं। इसका मतलब क्या, आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है, लेकिन वह पार्श्वलिक उल्टा होता है, उसके पार्श्व क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो बात समझ में आ गया। पार्श्व ऐसा होता है, उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब दायां का बायां और बायां का दायां दिखाया जाता है। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। यही सब क्वेश्चन है, जितना टॉपिक लिखा जा रहा है सब क्वेश्चन है, आपसे बनेगा यही से। कहेगा समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। और कितना दूर बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उतने ही दूर इधर प्रतिबिंब बनेगा। इधर बनेगा उतना ही दूर, मतलब दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पे खड़ी है, दर्पण से प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे क्या होगी, बनेगी। तो क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से उतनी होगी जितनी की वस्तु दर्पण से दूर है। बोलिए मजा आ गया। नोट करिए, एक एक गुण नोट करिए। देखिए पहला, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण। पहले में लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा गुण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आकार के बराबर होता है। बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आकार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक। अगला, समतल द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होते हैं। पार्श्व उल्टा होते हैं। पार्श्व क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप नोट यहीं बना रहे हैं। इसको रिवीजन करने की जरूरत, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार यह क्या होगा, कंफर्म होगा, पक्का होगा, और क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। अगला लिख सकते हैं क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दर्पण से समान होती है। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दर्पण से क्या होती है, समान होती है।
दूरी क्या होती है? समान। इतने गुण समझ में आ गया। अब एक और गुण पूछता है, ये आप लोगों के दैनिक जीवन का उदाहरण है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे कोशिश करेंगे कि एक ही बार में आप पूरा का पूरा समझ लें। देखिए यहाँ क्या समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप उस घर से एकदम टिप टाप तैयार होके आते हैं, ठीक है, तो घर पे जब इतना छोटा शीशा है तो खाली है ही ना दिखेगा, हाई सब तो कुछ लगा हुआ है, कैसे जानेंगे? मतलब हम जितने बड़े हैं और मेरा प्रतिबिंब हमारे घर के शीशे में क्या हो जाए, मेरे जितना बड़ा बने, उसके लिए कितने लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। या आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है कि यदि कोई प्रतिबिंब की लंबाई जो है यच है, सॉरी किसी वस्तु की लंबाई जो है वो क्या है, यच है, ध्यान सुनिएगा, तो हम अपने घर में कितनी ऊंचाई का शीशा लगाएं कि हमारा प्रतिबिंब पूरा का पूरा क्या हो जाए, बन जाए। तो जितना बड़ा हम है उतना बड़ा शीशा लगा देंगे तो दिखेंगे ना साफ साफ, ठीक है। जितने बड़े हम हैं उससे आधा लंबाई का क्या लगाना पड़ता है, शीशा लगाना पड़ता है, जिससे हमारी क्या हो जाती है, प्रतिबिंब उस दर्पण में पूरा पूरा दिखता है। क्वेश्चन कहता है एक मनुष्य 5 फुट 2 इंच का है, सॉरी 5 फुट बोलते हैं नहीं तो गड़बड़ा देंगे आप लोग, ठीक है। एक मनुष्य 5 फुट लंबा है, वह अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, उसे कम से कम कितनी लंबाई का क्या लगाना चाहिए, शीशा लगाना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा, 2.5 फीट का लगाना होगा। क्लियर है, नोट करके लिख लीजिए। यदि व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, यदि व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे अपनी लंबाई के आधा के बराबर शीशा लगाना चाहिए, शीशा लगाना। बोलिए क्लियर है। अगर आपसे इस पर क्वेश्चन कराया जाए तो हो जाएगा। कहता है कि एक लट्ठे की लंबाई 3 मीटर है, उस लट्ठे को शीशा में देखना है तो शीशे की लंबाई कितनी होगी। कहता है एक व्यक्ति जो अपना पूरा प्रतिबिंब एक शीशे में देख पाता है, ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब एक शीशा में देख पाता है, यदि शीशे की लंबाई 3 फीट है तो व्यक्ति की लंबाई क्या होगी। बात समझ में आ गया ना, व्यक्ति की लंबाई क्या हो जाएगी, 6 फीट हो जाएगी। मतलब यह आधा तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति जो है शीशे के सामने ऐसे घूम जाता है। मतलब शीशे के सामने वह 30 अंश या 40 अंश पे क्या होता है, घूम जाता है। से 2 शीशा है, इसमें कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है, इस शीशे के सामने कोई ऐसे घूम जाता है। अगर वह थीटा कोण पे घूमता है, ध्यान समझिएगा, थीटा कोण का मतलब वह 40 अंश घूमता है, या वह 60 अंश घूमता है, या वह 70 अंश घूमता है, तो कहता है प्रतिबिंब कितना अंश घूमता है। बोलिए नहीं, प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाता है। यदि व्यक्ति जो है व्यक्ति थीटा घूमता है, थीटा अंश घूमता है, तो प्रतिबिंब पूछेगा, बिंब पूछेगा तो 2 थीटा घूमेगी। प्रतिबिंब कितना घूमेगी, 2 थीटा। क्या यह बात नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।
क्या यह बात आप नोट कर सकते हैं? तो नोट कर लीजिए। अलग टाइप का हो जाता है। जैसे ऐसे समझिएगा, ये व्यक्ति है, यह व्यक्ति जो है इधर की तरफ 10 मीटर प्रति सेकेंड से क्या होता है, दौड़ रहा है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वह किधर दौड़ेगा? या इधर दौड़ेगा तो इधर दौड़ेगा, ये भी किधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा। कितने से चलेगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यह इधर भागेगा। यह जितना दूर जाएगा यह प्रतिबिंब भी उतना छोटा होता चला जाएगा, फिर नहीं हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यह इतनी दूर खड़ा हो जाएगा शीशे से कि प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपसे कहें कि कोई व्यक्ति दर्पण से विपरीत दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता है तो प्रतिबिंब की गति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की गति क्या होगी बताइए। तारा है यदि कोई व्यक्ति दर्पण से किधर की तरफ, दर्पण से विपरीत दिशा, मतलब दर्पण जिधर बना है इधर दौड़ रहा है और 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से दौड़ेगा ये पूछ रहा है। बताइए भाई, जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से ये जाएगा। ये सोचने वाली कौन सी बड़ी बात है? सोचने वाली बात दूसरी है। कहता है यदि कोई व्यक्ति दर्पण से 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दर्पण की तरफ दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से किस वेग से टकराएगा? अब बताइए, ये इधर जाएगा तो ये किधर आएगा, इधर जाएगा किधर जाएगा, ये भी इधर आएगा ना। और आपको हमने समझाया था क्या, यदि दोनों एक ही दिशा में चाल हो तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, x + y कर लेंगे। 10 + 10 बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड से दर्पण से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा कौन, प्रतिबिंब। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत? प्रतिबिंब टकराएगा, शीशा नहीं फूटेगा, ये टकराएगा तब फूटेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो लिखिए, चार्ट बना के लिखिए। यदि व्यक्ति समतल प्लेट के सामने, यदि व्यक्ति समतल प्लेट के सामने 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से टकराता है तो, इसलिए 10 लिखवा रहे हैं, अब समझ जाएगा ना, x y नहीं लिखवा रहे। 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से टकराता है तो प्रतिबिंब कितने चाल से टकराएगा? प्रतिबिंब कितने चाल से टकराएगा? कितने चाल से टकराएगा? 10 + 10 बराबर 20। ठीक है, कितने चाल से टकराएगा? 10 + 10 बराबर 20। दस + 10 बराबर 20। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे क्या ग्रुप डी वाले नहीं कर पाएंगे? ऐसे बनाता है, इतना खखोर के बनाता है, बस ऐसे छोटा बनाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन हम बोलेंगे, आप आंसर बताइएगा। ठीक, कह रहा एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। पहला, समान आकार, सीधा, पार्श्व तौर पर उल्टा, आभासी। चारों सही है? समान आकार, सीधा, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी। 100% सही है, ऑप्शन ए आप कर सकते हैं। बोले गलती नहीं होगा ऐसे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फिर इसको हम लोग समझेंगे, इसके तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे, आसानी से समझेंगे। ठीक है, यदि कोई वस्तु 72 डिग्री के कोण पर, यदि कोई वस्तु 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच से
दो समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होगी? प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होगी? प्रतिबिंब की कुल संख्या बताइए। ये कंसेप्ट है, यही चीज़ें क्वेश्चन भी है, आपको ग्रुप डी में पूछा गया है और इसी के कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, समझ करके हल करते हैं, ध्यान रखना है। चलिए कैसे निकालते हैं, क्या कहा प्रश्न समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया, एकदम 100% नहीं समझ में आया। दो समतल दर्पण है, ये कैसे बनाए, ऐसे बनाए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, ये दर्पण है, ये दोनों दर्पण ऐसे झुके हुए हैं, ऐसे, मेरा हाथ देख रहा है ना, ऐसे झुके हुए हैं। और इस दर्पण के बीच मैंने क्या किया, एक ऐसे सामान रख दिया। जैसे मान लीजिए दो दर्पण को ऐसे लिया और इसके बीच ये स्टैंड ऐसे खड़ा है। इस स्टैंड का कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, दो तो दिख रहा है ना, लेकिन दो नहीं बनता है। कितना बनता है वो पूछ रहा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं। कोण कितना दिया है बताइए, कोण कितना दिया है। और जब भी हमको प्रतिबिंब की संख्या निकालना होता है, प्रतिबिंब की संख्या निकालना होता है, तो 360 में हमेशा थीटा से भाग देते हैं। थीटा का मतलब दोनों दर्पण कितने अंक पे क्या हुए हैं, झुके हुए। बताइए 360 में जब हम 72 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35 यानी 5 आएगा। 72 बचे 360, आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो इस वस्तु का दर्पण में 1 2 3 4 और 5 कहीं ना कहीं बनेंगे प्रतिबिंब, और टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5। अच्छा ये बताइए 5 कैसी संख्या है, सम या विषम? विषम संख्या है ना। और जब भी विषम संख्या आएगी तो आंसर विषम संख्या होगा। लेकिन अगर कभी सम संख्या आ जाए तो सम संख्या के लिए हम प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं, सम यहाँ लिखते हैं, समझ में आ जाएगा ना। प्रतिबिंब की संख्या अगर आपसे पूछता है तो 360 में थीटा से भाग देते हैं तो क्या आ जाए, कोई सम संख्या आ जाए। कैसी संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, ये जो संख्या आया है, संख्या माइनस में 1 होगा। तो ये इसको नोट कर सकते हैं क्या आप, तो नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल भी बताया और उसका कंसेप्ट भी यही साथ में बताया है। प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 360 बटे में थीटा। अगर 360 में थीटा से भाग दिया, विषम संख्या आया तो आंसर यही रहेगा। लेकिन अगर हम 360 में अगर थीटा से भाग देते हैं, सम संख्या आता है, तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी, संख्या में से एक क्या करेंगे, घटा लेंगे। संख्या का मतलब जो भागफल आएगा। बोलिए समझ में आ गया। बोलिए हो गया, ये निकाल लेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या निकालना है 360 बटे में थीटा। अगर भाग देने पे विषम संख्या है तो आंसर वही रहेगा, लेकिन भाग देने पे सम संख्या है तो क्या करना है, एक घटा लेना है, हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन लिखे, दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं। दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं।
60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, उनके मध्य रखे वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। उनके मध्य रखे वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। उनके मध्य रखे वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? 5 बन रहा है। देखिए हमको प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, की संख्या क्या करना है, तो करना है 360 बटे में थीटा। 360 कितने अंश पे दोनों झुके हुए हैं? 60 अंश पे। 1 0 से 1 0, 6 छक्के 36। एक ऐसी संख्या आ गई 100। तो प्रतिबिंब की संख्या ये नहीं होगी, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 100 माइनस 1 बराबर 5। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? अब ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इतना सॉलिड तरीका का है। ये क्वेश्चन और लिखिए। देखिए 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? आवश्यक लंबाई कितनी होगी? 7.75। रिवीजन करेंगे, सारे सवाल बहुत आसान होते हैं। क्या करना है? कह दीजिए सर जी आप तो बताए थे इसको कि दर्पण क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए, ये तो ना। अगर हम बोले दर्पण की लंबाई तो हम लोग क्या करेंगे? वस्तु की लंबाई। अब बटे में क्या करते हैं? 2। दर्पण की लंबाई निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे? वस्तु की लंबाई बटे में 2। यही तो बताए थे इससे पहले। वस्तु कितना लंबा है? 1.5 मीटर है। बटे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब 1.5 में 2 से भाग देना। नहीं भाग दे पाते ना हम लोग, नहीं दे पाते, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 में जब 2 से हम भाग नहीं दे पाते तो दशमलव हटाएंगे तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, इसमें भी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 15 बटे में 2 गुणे में 10 हो जाएगा ना। दशमलव हटाए तो 15 का आधा 7.5, नीचे कौन बचेगा? और जब 10 से भाग देते हैं तो दशमलव इधर आता है, गुणा करते हैं तो उधर जाता है, तो इधर दशमलव आ जाएगा 0.75 मीटर लंबा से 7 चाहिए। बोलिए है मजेदार सवाल? हो गया? ठीक, अगला हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से बहुत क्वेश्चन होता है। पहले एक चीज को, अच्छा एक चीज छूट गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी कोचिंग तक होता है, कहाँ तक होता है? कोचिंग तक होता है। अरे कोचिंग तक नहीं, अनंत तक होता है। ठीक, समतल दर्पण है ना,
ये कलई कर देंगे, किसका कलई करेंगे बोलिए जल्दी, इसका कलई करेंगे। लाल ऑक्साइड या चांदी का लेप, चांदी के लेप को कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 लाल ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3। जैसे ऐसे दर्पण आएगा तो ये सारी चीजें मन में ही रिवीजन कर लिया करें। फिर कह रहा है कि हम क्या करते हैं, एक क्या लाते हैं, प्रकाश लाते हैं। तो ये प्रकाश जब सीधा आ रहा है दर्पण से टकराएगा तो ऐसे निकल जाएगा, निकलेगा ना। और इस दर्पण के बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं, ध्यान समझिएगा। ये क्या करते हैं, लाइन खींच, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, यानी कोई दर्पण है, उस दर्पण के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पे ये प्रकाश यहाँ से आई, फिर इसी माध्यम में चली गई। इस मुख्य अक्ष पे प्रकाश कहीं काटा है क्या, नहीं काटा। इसका मतलब ये प्रकाश जो जा रही है इस प्रकाश से कहाँ मिलेगी, कहीं मिलेगी, हाँ एक जगह मिलती है, अनंत पे। कहाँ मिलती है, अनंत पे। इसीलिए समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो नोट करके कहीं लिख लीजिएगा ना, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। अगला हेडिंग डाल देंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोली दर्पण। अब बताइए गोली दर्पण कैसा बनेगा, कैसे बनेगा। हम दर्पण कैसे बनाए थे, दर्पण कैसे बनाए थे, एक चौकोर शीशा लिए थे, इस शीशा को ऐसे काट दिए थे, तो इतना बड़ा शीशा मिला था, इतना बड़ा शीशा के पीछे इसे कलर कर दिए थे, यह बन गया था दर्पण। लेकिन उसने कहा गोली दर्पण, तो गोली दर्पण कैसे बनाएंगे, एक तो गोल का शीशा ले लेंगे, इसको दंड जैसे काट देंगे, तो काटेंगे तो एक तो हैसी मिलेगा और एक तो हैसी मिलेगा। अगर हमको इसको दर्पण बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके पीछे कलर कर देंगे। इधर कलर किए हैं तो मुँह इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, मतलब यहाँ देखेंगे, फोटोग्राफ अपना यहाँ बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर इस गोली वाले भाग को देखें तो यहाँ कलर कर दीजिए, तो मुंह देखना हो तो इधर खड़ा होना पड़ेगा कि इधर बाहर खड़ा होना पड़ेगा, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, इसी में दिखेगा। तो गोली दर्पण किसको कहते हैं, तो कोई खोखला गोला का शीशा हो तो उस शीशे को दो भागों से काट दें। अगर हम बाहर रंग करके शीशा बनाते हैं तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, बाहर रंगते हैं तो, और अंदर रंगते हैं तो, एकदम कन्फर्म है। इसको अवतल कहेंगे, इसको उत्तल कहेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए तब इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है, दो टाइप से पूछता है। इसको कहता है कि यदि किसी गोली दर्पण के बाहरी पृष्ठ को यानी उभरे हुए पृष्ठ को कलर कर दिया जाता है तो किस प्रकार का दर्पण मिलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि कोई गोली दर्पण है और उसके प्रकाश का परावर्तन उसके धंसे हुए भाग से हो रहा है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं। बताइए, देखने में लगता है ना बहुत आसान है जब ऐसे क्वेश्चन पूछता। देखिए ये पूछा गया है ग्रुप डी में क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिख लीजिए तब इसको समझाएंगे, क्योंकि आपको ही जवाब देना, हम नहीं बताने वाले हैं इसका जवाब क्या होगा। देखिए, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर, परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, उसे क्या कहा जाता है। वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लिखिए अवतल दर्पण, बी लिखिए समतल उत्तल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण,
सी वाला ऑप्शन लिखिए समतल दर्पण, और डी वाला ऑप्शन लिखिए उत्तल दर्पण। गोली दर्पण कितने टाइप के होते हैं, अगर हम यहीं से देखें गोली दर्पण हमारे पास कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, और उसी को हम लोगों को पहचानना है। 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कहता है एक क्या है, एक गोली दर्पण है। ध्यान से समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान किधर है, अवतल दर्पण इधर है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। एक गोली दर्पण है और इसके हमने क्या किया, उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया, तो इस दर्पण को क्या कहेंगे। तो जब ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए, इसका मतलब चित्र कहाँ बनेगा, धंसे हुए भाग में बनेगा, या प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, धंसे हुए भाग से होगा। प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, धंसे हुए भाग का होगा। ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। अभी भी उत्तल दर्पण है, क्वेश्चन में पढ़िए, कौन सा दर्पण होगा, हमने कहा यदि हम उभरे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं तो जो दर्पण बनता है वो अवतल दर्पण बनता है। अगर हम प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से कराते हैं तो जो दर्पण बनता है तो वह कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण बनता है। बात समझ में आया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अवतल दर्पण। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, इसे गड़बड़ाइएगा आप लोग जाके लिख लीजिए, स्टार बना के लिखिए। अवतल दर्पण में पॉलिश उभरे हुए भाग पर होता है। दूसरा क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से होता है। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। ऐसे सवाल का जवाब आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बोलिए। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए गंभीरता से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब बनता है ना तो ऐसा घुमा घुमा के बनता है कि हमारा दिमाग। अच्छा बताइए, अब कोई अवतल दर्पण में किसी को कंफ्यूजन है कहीं भी, अभी भी कंफ्यूजन हो तो हाथ उठाएं। अगर हम पॉलिश उभरे हुए भाग का करेंगे तो कौन सा दर्पण, अगर प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से होता है तो कौन सा दर्पण, अगर कोई व्यक्ति धंसे हुए भाग के सामने खड़ा है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो कौन सा दर्पण, भाई यहाँ खड़ा है, इसका यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन तो इसी भाग से हो रहा है ना, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा। बोलिए मजा आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, ये शीशा काटे हैं ना, किससे काटे हैं, गोलका वाला शीशा में काटे थे, ठीक है। गोल वाले क्या करता, मतलब एक प्लेन हमने शीशा लिया और इस शीशे को हमने ऐसे काट दिया, और काटने के बाद पीछे वाला भाग को क्या कर दिया, कलर कर दिया। बताइए आपसे क्वेश्चन कहे अवतल दर्पण का, ध्यान सुनिएगा, अवतल दर्पण का केंद्र किधर होता है, अवतल दर्पण का केंद्र किधर होता है, कहे दर्पण के पीछे। सुनिए पहले बात को, वो नहीं पूछेगा, कहेगा दर्पण से पीछे, दर्पण के आगे, दर्पण से ऊपर, दर्पण से नीचे,
अब देखिए यही है ना दर्पण, तो हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। अगर काट दिया, इधर पॉलिश कर दिया, तो केंद्र पे रख के ही तो हमने ऐसे वृत्त बनाया होगा, केंद्र पे रख के ही वृत्त बनाया होगा। हमने क्या किया, इसको काटा, काटने के बाद इस भरे हुए भाग को पॉलिश किया, तो ये बन गया अवतल दर्पण। तो केंद्र इसके किधर है, सामने है, दर्पण के किधर है, सामने है कि नहीं है, दर्पण के क्या है, सामने। ध्यान से सुनिएगा अगला भाग। हमने क्या किया, इसको ऐसे काटा था और पीछे से पॉलिश कर दिया, तो केंद्र यही है ना, तो केंद्र किधर है, दर्पण के किधर है, सामने है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो केंद्र होता है वह दर्पण के क्या होता है, सामने होता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, अवतल दर्पण का केंद्र दर्पण के किधर होता है, सामने होता है। किधर होता है, सामने होता है। बात क्लियर। फिगर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, पहले फिगर बनाइए। फिगर नहीं बनाते हैं, फिगर बनाइए तुरंत। अवतल दर्पण से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, फिर हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, छूमंतर काम करा। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया, दर्पण पढ़ने मज़ा आया। 10 में पढ़े थे ना आप लोग, मज़ा आया था तब रटा दिए थे सर जी। हाँ, तब रटा दिए थे ना। अब दिख रहा कि नहीं, हाँ ऐसे हो रहा है, क्या हुआ, कसम बैठते थे लेकिन ध्यान नहीं रखा था। आपका ध्यान है, मजबूरी भी है, जरूरी भी है, और फिर मान लीजिए थोड़ा सा हमारा भी सहयोग है। चलते आगे बढ़े। अब ध्यान समझिएगा, ये हमने क्या कर दिया, इसको आधे हाथ पे काट दिया, तो यहाँ मिल गया केंद्र। मिला कि नहीं मिला, केंद्र मिला है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास, है कि नहीं है, केंद्र से। और इस दर्पण के, ये जो दर्पण बना है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो दर्पण बना है ना, इसके बीचों बीच एक बिंदु ले लें। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। अगर आपसे पूछे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो बने दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है, या दर्पण से जिस खोखले गोले से इस दर्पण को काटा गया है उसके केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को मिलाने वाला बिंदु क्या कहलाता है, तो दोनों किसको कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, बात समझ में आ गया। ठीक है, हेडिंग डालिए, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता मुख्य अक्ष। दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता क्या बोले हैं, मुख्य अक्ष, ये बोले हैं ना। एक चीज सुनिए, आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया था, पूछा गया था एक दर्पण है और इस दर्पण के परावर्तक सतह के, ध्यान समझिएगा, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। ये हमारे पास दर्पण है, दर्पण कब बना, जब हमने इसको पॉलिश कर दिया। अब प्रकाश यहाँ से जाएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे मतलब परावर्तक होगा ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कर क्या काम कर रहे हैं, प्रकाश को परावर्तन कर रहे हैं। और तो यह हो गया परावर्तक सतह, क्या हो गया, परावर्तक सतह। और इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, देखो तो लिख लीजिए, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं।
मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? हाँ, कुछ नहीं, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहिए या केंद्र कहिए। फिगर बना के लिखते रहिएगा साफ साफ। बोर हो गए क्या आप लोग? गर्मी आज ज़्यादा है नहीं, अतिशय गर्मी है जिसका कोई सीमा नहीं है। हमने कहा ये दर्पण है और हमने दर्पण बनाया और इसके मध्य बिंदु को क्या कर दिया? ध्रुव कर दिया। इस दर्पण का एक केंद्र है जिसको, यह वक्र है इसलिए इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता क्या कहेंगे? केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और यह पूरी रेखा अगर हम लोग आगे तक बढ़ा देते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलिए, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष में कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लेंगे। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया? वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और यही लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे इसी को? मुख्य अक्ष, ठीक है। और इस बिंदु को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। बोलिए, गलती नहीं होगा, कर लेंगे ऐसे सवाल मिलेंगे तो, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ेंगे फिर आज इसको रोकते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा। एक टॉपिक क्या है ध्यान समझिएगा। हाँ चलिए छोड़ देते, क्योंकि आभासी बताना है तो उसके लिए अपसारी और अभिसारी और अपसारी हम लोगों को बताना है, उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रहने दीजिए।